and rehabilitation through various media platforms. Our web channel, Voice for Ability, previously known as We the People India, is known for disability news and updates, upcoming events, films, and documentaries on special education, disability, and rehabilitation. Help us spread the message and support the mission. Voice for Ability. नमस्कार, वॉइस फॉर एबिलिटी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वॉइस फॉर एबिलिटी जून माह से मतलब पिछले महीने से हेलन केलर डे के ऊपर हम लोग एक नई वेब सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा थर्ड वेबकास्ट है। आज नेशनल वेब सीरीज ऑन डेफ ब्लाइंडनेस, जो कि डेफ ब्लाइंडनेस मंथ कहलाया जाता है जून में, अवेयरनेस मंथ। उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने एक नेशनल वेबिनार किया। जैसे पिछले महीने आपने आपका वो देखे होंगे, आपका प्रोग्राम देखे होंगे, दो वेबकास्ट देखे हैं। अब उसी कड़ी में आपके सामने हम थर्ड वेबकास्ट लेके आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ डॉक्टर रेनू मालविया जुड़ जाएंगी, जो कि हमारी एकेडमिक डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज की। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगी। उसी बीच में हमारे साथ, जो कि सब आप जानते हैं कि सेंस इंटरनेशनल इंडिया जो है हमारे साथ नॉलेज पार्टनर के तौर पे इस वेब सीरीज में हमें सपोर्ट कर रहा है। उसी के साथ परिक्रमा जो एनजीओ है वो हमें इवेंट सपोर्ट दे रहा है। जनहित विकास संस्था, जो एक बहुत पुरानी एनजीओ है, वो हमें सपोर्ट कर रही है। तो आप सबको एक बार थैंक कहते हुए, खासतौर से अखिल सर को मैं थैंक्स कहता हूँ। और उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, इतनी नॉलेज दी, नॉलेज पार्टनर के तौर पे उन्होंने हमें अपना समय दिया। पहले वेबिनार में अखिल पॉट सर भी साथ थे। अभी हमारे साथ डॉक्टर रेनू मालविया बहुत जल्दी जुड़ रही हैं। तब तक मैं परिचय करा दूं हमारे पैनलिस्ट। डॉक्टर रेनू मालविया हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रेनू मालविया, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर रेनू मालविया एकेडमिक डायरेक्टर हैं वॉइस फॉर एबिलिटी की। साथ ही आप प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप बहुत सीनियर हैं डिसेबिलिटी फील्ड के अंदर। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैम, हमारे साथ गेस्ट हमारे जुड़ रहे हैं। वेलकम टू मिस्टर श्रीनिवासन प्रसन्ना जी, जो सेंस इंटरनेशनल से हमारे साथ जुड़े हैं। सेंस इंटरनेशनल में आप हेड सीनियर हेड ट्रेनर हैं सेंस इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। उन्हीं के साथ में हमारे साथ सीनियर ट्रेनर हैं, जो कि रश्मिकांत मिश्रा जी। आपका भी स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आपको भी नमस्कार करते हैं हम। और जैसे कि आप सब जानते हैं, सीनियर ट्रेनर हैं आप सेंस इंटरनेशनल इंडिया में और कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। आप लोगों ने बहुत काम किया है। मैं डॉक्टर रेनू मालविया के पास जाने से पहले मैं आप दोनों का परिचय करा दूं, आप लोगों का परिचय करा दूं इन लोगों से। श्रीनिवासन प्रसन्ना जी जो है मास्टर ट्रेनर कैपेसिटी बिल्डिंग सेंस इंटरनेशनल इंडिया। Srinivasan has started his career in year 1997 and completing the special education diploma in mental retardation at Clark School. जैसे कि मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं इनका वो करा रहा हूँ। He has completed his BSc, B.Ed, HI and hold the Education Leadership Program Diploma in the Parkhill School of the Blind, USA. He is continuing the service as a special educator and assistant lecturer in Clark School.
आपका सर बहुत बहुत स्वागत है इस सब चीज़ों के ऊपर। आप लास्ट 17 ईयर से आप जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं सर के इसमें सेंस इंटरनेशनल में सेंस इंटरनेशनल में आप जुड़े हैं 2014 से और लीडर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में, और उसके बाद आप 23rd स्टेट्स को आप लोग नेटवर्क में आप लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है, आपको स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ रश्मिकांत मिश्रा जी हैं जो कि सीनियर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग साइंस इंडिया में हैं। Mr. Rashmikant has started his career in year 2013 and in the field of special education after completing his diploma in special education on deaf blindness. आपने वर्क स्टार्ट किया मध्य प्रदेश इंडिया से, ज्वाइन आपने किया सेंस इंटरनेशनल को 2015 में, और आपने प्रेजेंटली आप सीनियर ट्रेनर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे सपोर्ट एंड स्पेशल एजुकेटर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस, पेरेंट्स अक्रॉस 23rd स्टेट ऑफ इंडिया बिल्डिंग देयर कैपेसिटी। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग इतना काम कर रहे हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत प्रिविलेज हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर रेनू मालविया है। मैं अब जो है आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर रेनू मालविया को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। डॉक्टर रेनू मालविया, मैं म्यूट, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर कबीर सिद्दीकी। ये हम लोगों का वॉइस फॉर एबिलिटी का ऑन डेफ ब्लाइंडनेस ये थर्ड कंसेक्यूटिव वेबिनार है, एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल वेबिनार सीरीज करें। हम ऑलरेडी और एक डिसेबिलिटी की कर चुके हैं, अब हम डेफ ब्लाइंडनेस पे कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेबिनार 3, जो है वेबकास्ट 3 है, नेशनल वेबिनार सीरीज ऑन डेफ ब्लाइंडनेस का, और इसका टाइटल है असेसमेंट प्रोसेस, टूल्स एंड इंडियन सिनेरियो। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जिनको अभी मिस्टर सिद्दीकी ने इंट्रोड्यूस भी किया है, ये हमारी कंट्री के आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स होंगे इस एरिया में। जस्ट एक थोड़ा सा अपने लिए भी मैं कह रही हूँ या और लोगों को भी, यू नो वी अंडरस्टैंड दैट until unless गुड इंस्ट्रक्शंस, गुड स्ट्रैटेजीज तभी इवॉल्व हो सकती हैं जब तक आपका गुड असेसमेंट नहीं किया गया है। जब हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं तो उसका असेसमेंट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आता है। 2 डिसेबिलिटीज़ तो क्लियर कट उसमें इतना उसका भी ओवरलैप है। ये तो है नहीं कि डेफनेस अलग चलेगा, ब्लाइंडनेस अलग चलेगा, दोनों को इंटरैक्शन होता है उसका। उसके इतनी सारी इश्यूज उसकी वजह से आते हैं जिसको हमारे एक्सपर्ट्स और इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। So conducting a high quality assessment of a child's sensory status in the foundation for determining कि devices क्या use करने, accommodations क्या करने, services क्या provide करनी है। services खाली बच्चे को ही नहीं provide होती हैं, services तो पूरी टीम को लेके चलना पड़ता है, उसकी family को, उसकी community को, उसकी larger perspectives को। और हर बच्चा with deaf blindness जो होता है वो भिन्न होता है, यूनिक होता है, कोई भी 2 एक से नहीं होते हैं। तो इसलिए उसका असेसमेंट हमें समझ में आया है कि बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। सो डेफ ब्लाइंडनेस इज अ कंबाइंड विजन एंड हियरिंग impairment of such severity that it is hard for the impaired senses to compensate for each other completely. The deaf blindness is a very, very distinct disability. And as we are aware, children who are deaf blind comprise a very heterogeneous group. They're diverse in their sensory impairment, cognitive capacities, vulnerabilities, and notably children who are deafblind differ by type and level of hearing and vision loss, age of onset of vision, hearing loss, physical health issues, cognitive functioning, expressive and receptive communication forms, and educational histories. So in other words, each and every child with deafblindness is unique and with needs and strengths which are very unique to each of them. So I get this wonderful opportunity every time
कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, मेरी जितनी भी जिज्ञासा है, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उनको आंसर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर श्रीनिवासन जी, प्रसादन, क्या जो एक एज अ ले पर्सन we really do not have a very good idea of what all is involved in the assessment process, और वो भी डेफ ब्लाइंडनेस का। हमें थोड़ा सा एक इंसाइट दीजिए कि क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। Very good morning, madam, and very good morning to everyone. I'm very happy to join this Voice for Ability webinar. And ma'am, as you mentioned about, you briefly mentioned about deafblindness, it's very wonderfully you explained. And I also accept that assessment is a very, very important one in the life of a person with deafblindness. As you said that assessment, it involves, there are types of assessment we need to conduct. So one is formal, we can say, and informal, otherwise we can say clinical assessment or functional assessment. So when we say clinical assessment, these are done by the professionals, like suppose we are taking the child to the to assess their eyes, to eye with the ophthalmologist or the eye doctor. So that is called clinical assessment. The same way for assessing their hearing, to a professional, to the audiologist. So that they require a specific setup and they require a specific equipment to carry out these assessments. So these are called clinical assessment. And also we also require this clinical assessment for various purposes. The same way we require functional assessment to be done for all the children with the deafblindness and all the children with the disabilities as well. So when we say functional assessment, it should be done by the multidisciplinary team. So when I say multidisciplinary team, there are many professionals are involved, like special educators, physiotherapists, occupational therapists, psychologists, social worker, even the parent, and even the child or young adults, they themselves. All these people are involved in doing the carrying out a functional assessment. So why do we do functional assessment? It has a separate purpose. So that also, everything based on that, we need to do the assessment. And one more thing is clinical assessment, which we do when it is required, like when there is an eye issue, we do it, and then again it will be repeated only when it is required, maybe after 6 months or 1 year, or sometimes for some children it may not be required. But functional assessment is a continuous process. It has to be done again and again. So it's a lifelong process and it has to be done regularly. And when I say that, when you want to know about who is a PT, physiotherapist, or occupational therapist, what do they do in this functional assessment? Many people have this question: what is the difference between OT and PT, that is physiotherapist and occupational therapist? So physiotherapists majorly focus on the gross motor abilities. When I say gross motor, that means like even sitting, standing, walking, running, climbing up the stairs, down the stairs. All this involves the ability for gross motor ability. So physiotherapists focus more on the gross motor ability, whereas the occupational therapists, they focus more on the fine motor abilities. See, now I can give you one example. A child requires a food which is kept in the kitchen. Okay, the child need to reach the kitchen. So to reach the kitchen, physiotherapist will be helping out to walk or to crawl to somehow reach the place. Now the child reached the kitchen, the food is there in the plate and the spoon is there. Now the child need to scoop the food using the spoon. So how to hold the spoon? And this, here comes the occupational therapist work. So all the fine motor skills, like holding the spoon, holding the pen, and using the scissors, in all our day-to-day life, all the activities, what are the activities we do, we need to use our fine motor skills. So here the occupational therapist works, and also occupational therapist focus on sensory processing abilities.
So many children with the deafblindness, they do have sensory issues. So occupational therapists, they give sensory therapy as well. So these are the main major difference between the occupational therapist and the physiotherapist. And for the as an educator, uh, the educator need to assess the child overall, like the whole child. Just like we can't focus on any particular single area, we have to do the whole assessment. Like there are so many areas are there. I would say like 23 areas. So all these 23 areas need to be assessed. Why it is required? To know the current functioning level of the child, where the child stands at present, what is the level of the child in that particular area. If you take personal care, under personal care we can say brushing, eating, toileting, dressing, grooming. And communication skills, when you say receptive communication and expressive communication. So where the child stands at present, what is the ability of the child, functioning level of the child in each of this area, that need to be uh, assessed. So then only this assessment results will help us to place the child, placement of the child, where the child fits, where we can fit the child in the school or in the program. And after that, this is helpful for the educator to plan the individual educational program, IEP. That is very much important for in the life of a child with disabilities. So IEP. So planning IEP, this assessment result is very much important. And also this, by this functional assessment result, the educator and all the professional, we come to know what are the requirements of assistive devices, what assistive devices our children requires, or what kind of adaptation and modification need to be done for that child in each area. So all these results we will get only after doing the assessment. So these are the process which we need to follow. Ma'am, you are on mute, madam, sorry. I have this problem of putting myself on mute. I'm so sorry. This is amazing. I'm so zapped. 20, so much of collaborative teamwork has to go into each child, and so many minute different areas. There is अलग अलग आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, और उन 23 एरियाज में भी तो अंदर और भी एरियाज होते होंगे. नो वंडर. मैं सोचा करती थी कि एक हमारे खाली 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, Yes. उसमें से 2 सेंसेस में लिमिटेशन है, और फिर भी डेफ जो वेल असिस्ट बच्चे हैं, डेफ ब्लाइंड, वो कितना कुछ कर पाते हैं. ये इतनी माइन्यूट जो डिटेल्स की जाती हैं उसी से निकलता होगा मेरे ख्याल से. एंड फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अलग, कौन कैसे थंब और फिंगर को एक साथ कैसे चलाना है, फिर उसको एजुकेशन वाले जो हैं वो उससे राइटिंग में कन्वर्ट कैसे करना है उसको. ये तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टीम है. Thank you so much for enlightening us about all of this here. And from here comes on, मैं कुछ ऐसे सेंसेस भी होने, मैंने सुना है कि अगर टेबल पे बच्चा हाथ रखता है और उससे उसको वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं कि कोई वहां से निकल रहा है, कोई चल रहा है. मैं तो आई हैड नेवर थॉट ऑफ सो मच ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड हैपन. रश्मिकांत मिश्रा जी, ये बताइए कि और भी नए नए शब्द मैंने सुने हैं. कुछ होता है पेरिफेरल विजन, होता है टनल विजन, सुना मैंने रेजिडुअल विजन, और पता नहीं क्या क्या चीजें, ब्लाइंड साइट, ये सब क्या चीजें हैं. अब मैं जी मैम. सोचती जी. जी, सॉरी मैम, थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले मैम रेसिडुअल विजन के बारे में बात करना चाहूँगा, और इसे बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में ये रखूँगा कि रेसिडुअल का मतलब सिंपल सा है कि जो बची हुई जो क्षमता है देखने की, चाहे वो देखने की हो, सुनने की हो. अभी हम देखने की बात जैसे कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी. अब पहले मैं उससे पहले और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि विजन लॉस की जब हम बात करते हैं, तो विजन लॉस और
हमारी जो करेक्टिव लॉस हैं, जैसे हम चश्मा स्पेक्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा विजन लॉस एक तरीके से कहते हैं, ये हमारा करेक्शन है। हमें इश्यूज होते हैं देखने में, लेकिन हम करेक्टिव लेंसेज से हम उसको चीजों को क्लियर करके देख पाते हैं। अब रेसिडुअल विजन क्या है, कि जो ऑलरेडी हमारी जो आई स्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शनिंग है, उसको जब प्रभावित करने के बाद भी अगर कुछ देखने की क्षमता बचती है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में, उसको हम रेसिडुअल विजन कहते हैं, बची हुई देखने की क्षमता कहते हैं। और जो दूसरे जो शब्द आपने भी बताया हमें और पूछा, जैसे टनल विजन है, पेरिफेरल विजन है, सेंट्रल विजन है, तो उससे पहले मैं सारी अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी दो आंखें, आप सब लोग देख रहे हैं, दो, ये मेरा चेहरा है। और मैं जब भी इस चीज को कभी भी किसी को सिंपली रखता हूँ, तो वो चीज है कि जब मैं कहता हूँ कि प्लीज आप अपने हाथ को पहले साइड में रखें इस तरीके से, और जो चीजें आपको स्ट्रेट दिखती है, जब हम बोलते हैं ना स्ट्रेट, सीधा दिख रही है, ये हमारा सेंट्रल विजन होता है। और यही चीज और पेरिफेरल में क्या है, जो हमारे दोनों तरफ दिखने वाली चीजें हैं। तो आप अगर दोनों हाथ अपने आंख के सामने रखेंगे, तो सामने आपको सिर्फ आंखें दिखेंगी, लेकिन साइड साइड से भी कुछ चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं। तो वो जो साइड साइड से चीजें दिख रही हैं, वो हमारी पेरिफेरल विजन है। तो जो हमारा पूरा जो देखने की जो क्षमता है 180 डिग्री, जो हमारे सामने, आप अगर आपने प्रोटेक्टर यूज किया होगा मैथमेटिक्स में, जब हम ज्योमेट्री में यूज करते थे, तो सामने के जो 180 डिग्री है, इवन सामने की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हमारा 180 डिग्री देखने की क्षमता होती है, जो एक सामान्य व्यक्ति, जिनको देखने की जो सामान्य क्षमता होती है, वो देख पाता है। अब जब टनल की बात करते हैं, तो एक बहुत ही साधारण चीज है, टनल मतलब क्या है, गुफा है, सुरंग की बात हम करते हैं। तो जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, वो एक टनल के तौर पे हमको दिख पाती है, चाहे वो एक आंख से हमको दिख रही है, बाकी पेरिफेरल चली गई, आप दोनों आंख से भी आप ट्राई करें, तो हमको कोई चीज ऐसे इतनी सी दिख रही है। अगर हम हाथ को ऐसे करके देख पाए तो बस इतनी, लेकिन आसपास की जो चीजें हैं, हमको दिखने में कितनी समस्या हो रही है। अब मैं इसी चीज को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा एक पेपर है, मैं इस पेपर के बीच में थोड़ा होल कर देता हूँ। अगर आप देखें, एक छोटे से होल कर दिया मैंने, और वहां से नजदीक से कोई चीजें रख दी, तो जैसे ये रिमोट है मेरे हाथ में, मैंने रखा, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये चीज क्या है। जब तक मैं उससे एडजस्ट ना करूं या उसकी दूरी को ना समझूं, तो मुझे ये पता नहीं चलता है। और इसी चीज को मैं थोड़ा और रिलेट करूंगा कि आप बुक पढ़ते हैं बच्चे, या चीजें या ऑब्जेक्ट उनके लाइफ में, या जो भी चीजें उनके आसपास के एनवायरनमेंट में होती है, वो चीजें बहुत ही अलग तरीके से दिखती हैं। तो ये टनल विजन है, और इसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ जेनेटिक कारण भी है, कुछ चीजें जो बहुत फैमिलियर वर्ड्स हैं हमारे लिए, जैसे ग्लॉकोमा बोलते हैं हम, आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, जिसमें जो सीधा इफेक्ट करता है हमारे ऑप्टिक नर्व, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है। और पीछे रेटिना, दृष्टि पटल जो हम हिंदी में कहते हैं, रेटिना बहुत ही फेमस वर्ड है, जब भी हम पढ़ाई करते थे, और लोग जब इंफॉर्मेशन डॉक्टर जब बोलते हैं, तो उसमें एक पॉइंट होती है मैक्यूला, जहां पर कुछ सेल्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उन सेल पर जब प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आगे खड़ी हो जाती है। और कुछ ऐसी भी स्थिति जो हम जेनेटिक कंडीशन जैसे बोलते हैं, कई कुछ कंडीशन मैं बहुत ही टेक्निकली यूज कर रहा हूँ, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, कि आंख की उस पटल पे उस जगह पर धब्बे आना, और उसका प्रभाव इस तरीके से होता है। मैं कुछ लो विजन ग्लासेस दिखाता हूँ, जो आपको ऑडियंस को भी समझने में बहुत ही सरलता होगी। पहले तो मैं टनल विजन की बात करूंगा, कि टनल विजन सबको देखना है और सबको समझना होता है। तो जैसे ये सेंट्रल विजन लॉस है, आप देखिए, अगर मैं इसको पहन भी लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो सामने की चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन मैं उसको कोशिश क्या कर रहा हूँ, साइड से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, ये एक प्रकार की स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में मैं आपको लेकर जाता हूं कि जब साइड से सिर्फ मुझे टनल विजन दिख रहा है, तो साइड की चीजें मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ सामने जो चीजें मुझे दिख रही हैं, और हो सकती है वो धुंधली भी दिखे, वो एक स्थिति है। कई बार धब्बेदार चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं, कि धब्बे धब्बे से हैं। अब स्पॉटेड विजन होते हैं, जब हमारे लेंसेज के ऊपर प्रभाव डालता है तो हमारे मैं जो आंख। भी कुछ देख रही हूँ, हाँ, और साथ में बीच में कुछ धब्बा दिख रहा है मुझे, जी जैसे अगर मैम, मैंने किताब पढ़ रही हूँ। ओह अच्छा, तो किताब पढ़ रही हूँ, उसमें जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया है। कुछ गिरा ओके। दिया है, एग्जैक्टली मैम। जैसे आप ये हम्म, देखें,
इस तरीके से हाँ। आपको चीजें दिख रही हम्म। हैं, तो हम्म। कितनी कैसे प्रभाव डालता है। तो अब अगर आप देखें कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें से हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पूरे आंख की बनावट में कहीं ना कहीं समस्या है, और उससे बची हुई जो भी हम चीजें देख पाते हैं वो हमारे लिए रेसिडुअल विजन है, और उसका प्रयोग हम अपने लाइफ में कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा प्रयोग करें। तो ये स्थिति अक्सर बधिरान बच्चों में, जिनको टनल विजन, स्पॉटेड विजन है, पेरिफेरल विजन लॉस है, हम्म। तो जैसे कंडीशंस को हम लो विजन की कैटेगरी और रेसिडुअल विजन इस्तेमाल करने में आता है, और दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा तो इस there is other terms also, blind sight. जी It's जी सर। true that some individual who are completely blind can still respond to visual without such as perception. तो यस। एक कोई वो है ब्लाइंड जी फ्लाइट, इसके बारे में बताएंगे आप में? जी जी जी। अक्सर हम जब परिभाषाओं की बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो डेफिनेशंस अक्सर WHO से मिला है या फिर किसी सर्टिफाइड जगह से होता है। तो ये जो ब्लाइंड साइट है, कोई टेक्निकल टर्म के तौर पे यूज नहीं किया गया कभी भी। लेकिन कई बार ऐसे रिसर्चेस में कई सारे ऐसे शोध हुए जिसमें पता चला है कि कई बार टोटल ब्लाइंडनेस होने के बाद भी माइंड में वो परसेप्शन होने की, या फिर वो जो बनावट होती है, इंसान नहीं देखता है, लेकिन फिर भी वो परसीव कर जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। और ये जनरली कब होता है, मैं उससे पहले और एक चीज बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को, ऑडियंस को, कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन करता है, हमारे मस्तिष्क करती है। और मस्तिष्क के सेरिबेलम का हर एक भाग उन सूचनाओं को एकत्रित करके उसको फिर से वापस से इंटरप्रेट करके आपके सामने रखता है। तो उसी तरीके से हमारे आंख के ठीक पीछे एक स्थिति है जो जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जिसको हम सॉरी ऑप्टिक कॉर्टेक्स बोलते हैं, हम विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं उसको, जो प्रोसेस करने का काम होता है। और वहाँ किसी ना किसी प्रकार की समस्या हो, डिसऑर्डर हो, उसके चलते व्यक्ति कई बार चीजों को, स्थिति को बारे में नहीं पता चलने के उसके बाद भी उस इंफॉर्मेशन को वो सही तरीके से बता पाता है। कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा, जब हमने स्विच ऑन किया तो लाइट नहीं थी, लेकिन सडन फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। और ये शोध में अभी ये सारी चीजें हैं कि ये फंक्शंस तभी होते हैं कि कई बार ये कंडीशन, एक और कंडीशन इसी से जुड़ा है जिसको हम कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट बोलते हैं। कॉर्टिकल विजुअल इंपेयरमेंट एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आपके आई स्ट्रक्चर में कोई इश्यू नहीं है, आंख के बनावट में कोई इश्यू नहीं है, वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो ऑप्टिक नर्व है ब्रेन को वो सिग्नल्स देता है। तो वो ब्रेन जब सिग्नल्स को ठीक से नहीं परसीव करता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लाइफ में कभी नहीं दिखती है, वो सिग्नल्स कभी कभी वो फ्लक्चुएट करती है, तब वो सूचनाएं धीरे धीरे सामने से दिखने लगती हैं, और कभी कभी व्यक्ति उसको सही रिस्पॉन्ड कर जाता है। जैसे एक वाइब्रेशन का एग्जांपल दिया कि कैसे व्यक्ति समझ जाता है, तो जब हम कई बार ऐसे भी देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि ये देखो सामने एक चीज पड़ी है, ऊपर है या नीचे है, तो सडनली हम बोल देते हैं अच्छा ये ऊपर है, हमको ऐसा फील होता है, और हमें लगता है कि अच्छा ये तो एकदम सही जवाब दिया, तो ये ब्लाइंड कैसे हो सकता है इंसान। तो ये अब भी शोध का विषय है, और कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। People doesn't have those, it's a condition where visual stimulus is without on consciously they perceive all those information, those stimulus and react on it. Okay, उस पे वो प्रतिक्रिया दे जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि खाली हमारे, जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो खाली एक ही चीज से एक ढांचा या पिक्चर नहीं बनाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस से करता है। और उसके बीच में अगर हमें दिख रहा है पर वहां का जो वायर है वो कहीं कटा सा है, तो जैसे बिजली कभी फ्लैक्चुएट करके चली जाती है और कभी नहीं जाती है, तो इस प्रकार से कभी वो ब्रेन उसको इफेक्टिवली परसीव कर पाता है और कभी नहीं कर पाता, ऐसा भी होता है। जी ओके, मैम। ओके, ओके। हाँ, ओके, टू ओवर टू कबीर सिद्दीकी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैम।
बहुत अच्छा, अच्छे से मेरा हाँ है। जी बता रहे ओके, हैं ओके। आप। हाँ, श्रीनिवासन जी, Yes. बहुत सी ये असेसमेंट के बारे में आप बता रहे थे। तो ये असेसमेंट इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी माइन्यूटली करना पड़ता है, करते हैं इसको, और इतने समय तक करना होता है, और फिर उसको ट्रायंगुलेशन करते होंगे कि ये वाली इंफॉर्मेशन, इधर वाली इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन को एक साथ एक साथ सेंट्रलाइज करके और उसमें से फाइनल कंक्लूजन करते होंगे। तो इसमें तो बहुत सारा समय लगता होगा। सो और मैं यहीं पर, मेरे तो इतने सारे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक ही साथ बोल देती हूँ। हाँ, तो एक तो इसमें इतना सारा समय लगा, और फिर हो सकता है मैं कहाँ पर रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं किसी बहुत दूर के इंडिया के सुंदर से एक गांव में, पर वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहां अवेयरनेस नहीं है, वहां रहती हूँ। या मैं, मेरा असेसमेंट कहीं एक प्रॉपर से बड़े से वेल इक्विप्ड क्लिनिकल सेटअप में हो रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ता होगा क्या? ओवर टू Definitely, यू। yes, definitely it makes a large difference where the child is living and where the child is receiving the services. We can say if the child suppose receiving the services in a center-based program where the child reaches the center and where all the other professionals will be available in the center. So they take time in turns and they do assessment, and even the assessment can be done in a different methods. One method we can say just by observation. We leave the child with the mother or with the toys or equipment. We just stay away. All the professionals will stay away and just observe what the child does. So occupational therapist, physiotherapist, educator, especially everybody will be observing and they take down points related to their field. How the child uses their gross motor skill, the physiotherapist will note down. How the child uses its fine motor skills and the sensory abilities, occupational therapist will note down. So how the child communicates or how the child performs, the educators will note down. So this is one method of assessment. Other method, what we can say is by directly working with the child, by giving something to the child to see whether the child is able to play with it or manipulate with it. So it's a direct assessment. So by this doing this also we require time. We means the child with deaf blindness, they take longer time because it's a new environment for the child. So Absolutely. as soon as they leave their home and come to a new environment, definitely they will be under fear. So because why they are under fear, one is new environment, another one is all the people are strangers to them, and also their Absolutely. past experience. So हाँ. past experience with the hospitals, like they would have gone to the clinic, the ophthalmologist for eye surgery or some eye treatment, and then for ear, and then for some children may have heart problem. For that they would have gone. Some children may have additional disability. For that they would have gone. So there were so many medical experience which makes the child feel fear as soon as they leave their home. Okay, am I be taking to the? Are they taking me to the hospital again or something? That gives them the fear. So because of this fear and new environment, stranger, the child takes longer time to Okay. perform, even to perform. All the time, the child will be clinging to the mother. So, as a assessor, we need to understand, we need to provide enough time for the child to perform. And to that, we need to develop bonding, rapport, good development, rapport should be there with the child. Only then, only the child will have trust in you. Only when the child trusts you, then the child will try to listen to Normal. you, what you are trying to say and what the child needs to perform. So all these things takes time. So usually we take in a center-based program, we take almost 2 weeks time to assess a child. Then only we will have a Okay. complete report, assessment report. Whereas if the child is in a remote village, as you said, and only the educator reaches the home, so here the educator goes to the home-based education for twice in a week. So
obviously this is going to take a longer time, say maybe for 2 months. So we may not be able to take all the professionals to the child's home. Sometimes only Hmm. in some projects we may have only the physiotherapist, we may not have the occupational therapist. Some places it is vice versa. So in that cases, what do? We record, we do the video recording, and then bring Okay. back to the center where all the professionals can go through and give their opinion. So this is also one method we follow. So it depends where the child and what type of services the child is undergoing. Okay, so first of all, the most important thing is to get the child to be comfortable, the family to be comfortable, and the child to be comfortable, and which you use the word rapport formation. After that, all these various situations, आपने कितनी अच्छी तरह से ये सब बताया है कि कितना समय लगता है, कितना persistence चाहिए पूरी टीम के लिए, कितने ज़्यादा वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चाहिए इसके लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाला काम है। रैपो फॉर्म हो गया, फिर क्या करते हैं? Okay, after developing the rapport, if we are assessing the vision, functional vision assessment, we do have the checklist. With that, how the child uses their vision, that we will try to assess. Suppose, what do? We place some beautiful, colorful, or light emitting toys in front of the child and see what the child does. We do not give the toys in the child's hand. Sometimes ओके। when you place the some object suddenly in the child's hand, the child gets afraid. So we हुँ, don't force the child, or we do not do such things. Instead, we हुँ, try to tap the curiosity of the child. We ओके। just play in front of the child. We place हुँ, the toys in front of the child. Let's see हुँ, whether how the child uses their senses, which senses the child uses. If I place a toy, I will observe how the हुँ, child reaches to the toy and what the child does with the toy. Is the child explores the toy only with the tactile? Then we will come to know ओके। that child's dependent is more on tactile rather than vision. Some children may have some sort of vision, residual vision. So that child, what will do, it will, after taking the toy, it will take near to the eyes and see what it is, how, what color it is. So here what we'll observe, which eye the child uses, whether it is a right eye or left eye, how far the object is kept. Is it taking too close or at a 1 feet distance, or how far it is uses in the vision. So these kind of assessment will be carried out. How it is going to helpful? Some people may think that only clinical assessments are very necessary, very important, हुँ, because after doing clinical assessment, they will give the assistive devices, specs or hearing aids, all those things, हुँ, and also it will be useful for certification process. Um, and but what is the use in doing the functional vision? Now Rashmikant explained about the by making a hole in a, card paper. So this is kind of a, pinhole. So clinical vision assessment will say, sometimes it will say the child is having total blindness. हुँ, But when you do the functional assessment, we come to know that the child has some useful residual vision, like even this tunnel vision or this pinhole. So हुँ, I can share you one experience where one of our student who is totally blind but had हुँ, pinhole vision in only one eye. So with ओके। that one eye, he could see bright color things, all the bright color things, fluorescent orange, fluorescent yellow, fluorescent green, like that, very bright, attractive colors you can see at a very close distance. So we utilized the skill. So to teach him the orientation from the school gate to the classroom, which is in the first floor. So at the eye level of the student, we made a painting, fluorescent orange color painting, strip of orange color painting, right from the gate till the classroom. So the ओह, वंडरफुल! next day onwards, what the student started to do, he followed that line just by with his pinhole vision. He followed the line painting, and then he reached his classroom. The same way, evening 4 o'clock when the school finishes, he comes down to the main gate the same way. So ओके। this residual vision, because of this functional assessment,
we came to know this ability is there, and this ability led the child to be independent in orientation and mobility. So this is why functional assessment is very, very important. And what a lot of confidence the child would have developed. Yes, And I think this is amazing. That means in in your training courses, do they only take people who have very high level of creativity? Because you people need so much of creative ideas, innovative, jugaad. Ah, wow. not So, exactly, ma'am, not exactly that. Whomever comes for the training, when they go out, they will go hmm, out with all this kind of knowledge, because hmm, deafblindness in this training program, it is more on hands-on experience, and rather than theoretical, it will be more hmm. on hands-on experience. So Okay. definitely everybody will go out with the knowledge. So all of you people who are watching us, audience, so it's theory also. But if you are not the type who believes in rote learning, ratification, and Exactly. likes to go to the field, work with hands-on, join them. We need a lot of experts in the area of deaf blindness. And so coming from that, let me move on. So Srinivasan, you have told us about the different areas of assessment क्या क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस टाइप को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या is there something else you would like to add, Rajnikant, or Srinivasan, or we go on to the next question? I think, see, another major area which we need to assess is the communication. That is major area. How much receptive communication and expressive communication is there in the child, that is need to be assessed. And then the orientation, mobility. What That is is another. what may I stop? Sorry. What Yeah. is expressive communication and what is receptive communication? Could you please elaborate on that? Definitely. So when we say receptive communication, whatever the child understands when we are communicating, either it is oral communication, like what I'm speaking, and the child Is could hear. oral. Hmm. Yeah, that is oral communication. That is the receptive. And some children, they need sign language, either the using the hands, only hands, or the tactile sign language for the totally deaf blind. So whatever I'm So in signing, the if they last are receiving, yes, ma'am. webinar, we had understood that there are two ways of sign language. One is Yes, when I sign, and the other person can see me. अगर वो right. दूसरा person नहीं देख पाता, तो उसके जो person with deaf blindness है, उसके हाथ के पास जाके या body के पास जाके और sign language Exactly. करते हैं. उसको Yes. tactile sign language कहते Yes. हैं. Am Exactly. I right? Right. Okay. You are right. Exactly. Exactly. Yeah. So whatever I'm trying to say, and the child is listening, that is receptive communication. How much the child can understand, that is receptive. And then how much the child can express themselves. If I need water, if I need something, what are my needs? How I'm expressing it, that is expressive communication. If the child, by speaking, the child expresses, or by doing the signs, or even by just pointing, or by taking the objects. So, because even the object communication is one of the important things for persons with deaf blindness. For a totally deaf blind, it will be everything through objects like touch. So, at the initial stage, all we use the real materials. So, real materials will be the used for the communication. So, this is Okay. what receptive and expressive communication is. Oh, that's great. And there was something else you were O- saying, which I stopped. Orientation and mobility, I hope. Orientation and mobility. Right. So orientation means, that is means where I am now in the environment. Exactly. If I say a child is in a bedroom, the child now wants to reach the toilet, the restroom. How the child going to reach it? Should I take left turn or right turn? How will I go out of my bedroom? And coming out of the bedroom, where is the toilet? Is it on my left side or the right side? How far I need to walk? Knowing all these things is the orientation. And Okay. mobility is how I'm going to reach that place. Am I going to walk and reach, or am I going to crawl and reach? How I'm going to reach? That is called mobility.
ओके, तो जब मैं रात में उठती हूँ और प्यास लग रही होती है और सब लाइट्स ऑफ होती हैं, Right. फिर भी मैं किचन तक पहुंच जाती हूँ, तो वो Yes. ओरिएंटेशन है, क्योंकि Exactly. मुझे पता है कि किधर है किचन और Yes. कैसे जाती हूँ, चल के जाती हूँ। मुझे पता है कि रास्ते में कहाँ पर फुटमैट है, तो मुझे वहाँ पर कैसे चलना है, कहाँ पर थोड़ा-सा डोर ऊँचा है, तो उसको कैसे करना है, वो मोबिलिटी है। Exactly. मैं सही हूँ? You यस are मैम। right, ma'am. This is how ओके, why. हाँ, Yes. This is how थोड़ा we. सॉरी Yes, हुँ, Rashmikant, please go ahead. प्लीज़ थोड़ा सा रश्मिका जी। करेक्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मैम, क्योंकि जी, जी। ओरिएंटेशन जो चीज बात है और मोबिलिटी की, मोबिलिटी हुँ, इज मूवमेंट मीनिंगफुली और अर्थपूर्ण तरीके से। ओरिएंटेशन की हम जैसे एग्जांपल दिया आपने कि आप अपने जगह से किचन तक जा रहे हैं, उस हुँ, किचन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ऐसे सिंबल्स थे, कौन कौन से ऐसे चीजें बीच में थी जिस डायरेक्शन को आपने फॉलो किया और उसको लैंडमार्क की तरह एक क्लू की तरह आपने यूज किया और वहां पहुंचा आपने। तो वो जो हाँ, चीजें आपने फॉलो की, दैट इज हाँ, ओरिएंटेशन, जिसको हम हिंदी में हाँ, अनुस्थिति बोलते हैं। और जब आप वो वहां तक पहुंचे, डूइंग हुँ, मूवमेंट थ्रू योर बॉडीज, आप जिस मूवमेंट के साथ पहुंचे, आपने पता किया, दैट इज द मोबिलिटी। ओके। तो मुझे ये पता था कि यहाँ तक जाके फिर एक कबर्ड है। अच्छा, उस कबर्ड से अब मुझे लेफ्ट टर्न करना था, ओरिएंटेशन। ओके, वंडरफुल। थैंक यू And सो मच। मुझे तो yeah, बहुत क्लैरिटी होती जा रही है इन सब just शब्दों का। one more जी thing. सर, As I said, यस। we were talking about different areas in that. We spoke about communication, orientation, mobility. Also, we need to do ecological assessment. So this is ओके, another major thing. Ecological assessment means the environment where the child lives. That whole environment need to be assessed, because where the child lives, there only the child will be fearless, and we can see the complete abilities of the child. Whereas if you bring the child to the center, definitely, as I said, that the child will be under fear and you may not know the exact ability. This is what uh, problem happens when the child was taken for clinical assessment, especially for IQ assessment and all. Uh, where the child meets a new person, stranger, and a new environment, the child doesn't want to perform. All the time, the child will be clinging with the mother. So हाँ, ultimately, what happens for the professional? He doesn't have, the professional may not have enough time to develop bonding or rapport and then to do the assessment. They simply, what do? They just raise some questions with the parents, how the child is at home or these things, and then just by seeing the child, they come to a conclusion and they do some reporting. But this ecological assessment will give you how the child performs in at home in their in its own environment. So ecological assessment is a very, very important one to know the exact knowledge or skills of the child. सो मतलब इकोलॉजिकल असेसमेंट में बच्चा इज कॉन्फिडेंट, isn't Exactly. it? And he is at the top of the world because that's his place, his comfort area. और क्लिनिकल में जब जाते हैं तो डिस्कम्फर्ट भी होता होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता होगा, फियर भी आ जाता होगा जब भी वो मम्मी से क्लिंग करता होगा या जो भी साथ में। ओके, सो बहुत जरूरत Exactly है the कि same way. See, when the child is at home, it's all the known environment, known material, all the equipment, whatever the materials are there, it's all known. Even हाँ, if it is you take the toilet, the हम्म, commode, the pipe, the door latch, everything is known. Whereas when you take the child to the center and do the assessment, the door latch may be in a different type. राइट, Some door latch you just it's a push down type. Some door latch you need to lock like this or unlock this way. And even you take the pipe in the centers, nowadays we do adaptations. Just we in by turning the tap left or right, we can open and close. But in the home, that type of tap is not available. So here comes the difference. So that is why the ecological assessment is very, very necessary. हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है मुझे। बहुत सी बार क्या होता है कि नई जगह पे जाते हैं और वहाँ अजीब से तरीके का नल होता है। समझ ही नहीं आता कि उसको ऊपर-नीचे करो, इधर-उधर करो, ऐसे करो, Exactly. कैसे करो, वो खुलता ही नहीं है। तो इमेजिन हाँ, कि उस बच्चे के साथ कैसा होता होगा। ऐसे हर चीज़ पे ही होता होगा। एवरी मटीरियल मस्ट बी कॉजिंग दैट इश्यू फॉर हिम और हर।
राइट एंड सो आप कुछ बात एक कहने वाले थे, फिर रह गई मुझे लगता है, कि जो हमारे क्लिनिकल असेसमेंट, the number of people who are well trained in doing assessment, I think उनकी हमारी कंट्री में अभी और ज्यादा चाहिए हमें, is it? And some Like, of them, and कभी कभी आपको कोई बहुत ही uncomfortable, upsetting assessment भी मिला है? yeah, तो, exactly. We do have such incidents have happened, and we do have proof of that. Where this clinical report says disability in the disability certificate says the child is intellectually challenged, and when you see the IQ, you'll be shocked to hear that the child's IQ it says only 2. IQ is just 2. just We two. we How can't can believe that be this. possible? Yes. So, but when you develop rapport with the child, just spend 15-20 minutes and develop rapport, and you try to communicate the way the child knows. All the children may not use tactile, all the children may not use sign language, all the children may not use oral. Each children uses different method, so you need to know what method need to be used with the child. So use that method, develop rapport, use that method to communicate. So I started communicating with that child, developing rap after developing rapport, communicating with the child. Then I came to know that much knowledge the child has. Even if I communicate about what had happened in the past and what is going to happen in the future, the child could understand. But the child's disability certificate says it is IQ 2. What to do So with this? the, So that is where we need more professionals in the this one. They need more awareness. So, but we can't go and give awareness to each and every professional. That is not possible. So, what we can do is all these things need to be included in their syllabus itself. If it is a MBBS doctor who going to study, this should be there in their syllabus. Then so only it just is like it is RCI possible. tells us do in service training, so all the paras medical who actually don't fall directly into RCI should also be made to do those in service trainings. Wonderful. So over to Mr. Kabir Siddiqui. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन चाह रही है, इतने अच्छे एक्सपर्ट्स, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक से देख रहे हो, चाहे यूट्यूब से देख रहे हो, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे साथ डॉक्टर रेनू मालविया है, जो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रही थी, और जिस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं, ये एक्सपर्ट डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होते, उन डिसेबिलिटीज़ को लाकर हम वेबिनार कर रहे हैं और इनकी सीरीज चला रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक है हमारा असेसमेंट का, तो आप लोगों से जो लोग भी देख पा रहे हैं, जितने लोग भी देख पा रहे हैं, उनसे मेरी फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, जिससे और आगे का जो डिस्कशन है, जो ये बहुत अच्छा होने वाला है, वो आप लोग देख सकें और उसको देख कर सकें। मैम क्वेश्चन आप ही लेंगी, मैं ऑन उसमें कह रहा हूँ कि मैम क्वेश्चन आप ही लीजिए। बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, मैं अगर बीच में आ रहा हूँ तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आप हाँ, अर्ली ब्लाइंडनेस के बारे में पूछिए रश्मिकांत जी से। ओके ओके ओके। फिर मैं पूछती, मैं टेक ओवर करूंगी। फुल इंक्लूजन इज रिक्वायर्ड। पूरी तरीके से समावेशिता हो गई यहाँ। तो क्या मैं पूछूं? हाँ मैम आप पूछिए प्लीज। अच्छा अच्छा, तो रश्मिकांत जी, एक ये बात बताएं कि व्हाट अर्ली स्क्रीन व्हाट डू what do you do for early screening of hearing? Is it important, and for vision also? How does it help? क्या कितनी जल्दी बच्चे को स्क्रीन करना चाहिए? हम कर पाते हैं अपनी कंट्री में? विदेश में कोई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ अर्ली स्क्रीनिंग बड़ी इफेक्टिवली स्ट्रीमलाइंड है, या यस मैम। कुछ और इसके बारे में अब बताना चाहेंगे? जी मैम।
देश में अर्ली स्क्रीनिंग के लिए इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने भी कई जगहों पर इनिशिएटिव लिया है, और साथ साथ एज ए सेंस इंटरनेशनल इंडिया भी मैं ये प्रिविलेज लेना चाहूँगा कि हमने भी ये कोशिश की, क्योंकि डेफ ब्लाइंड बच्चों की स्क्रीनिंग, सबसे पहली चीज़ें मैं बताऊं कि देख, जो विजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, विजन हमको फिजिकली हम उस इश्यूज को देखते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें अगर विजुअली अगर उसके आई के बनावट में कहीं दिक्कत है, आंखों की बनावट में कहीं समस्या है, वो डॉक्टर पहले ही वो चेक कर लेते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब ये सारी चीजें करते हैं, टेस्ट जो बेसिक टेस्ट से हैं, चेक होते हैं। बट तो ये हियरिंग एक ऐसी चीज ही है। हाँ जी मैम। नहीं, तो वो अब Okay, you can continue with hearing yes, listen. कुछ सम टेक्निकल इशू होगा। जी तब तक मैम हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बात जारी रखें। जी सर, जी सर, रश्मिकांत जी। जी। जो जिस विषय में मैं बात कर रहा था कि विजन की बात तो हम देख लेते हैं, डॉक्टर यूजुअली असेस कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है, लेकिन हियरिंग की बात जब बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, तो उस स्थिति में वो दिखता नहीं है हमको, क्योंकि एक एक अंदरूनी सेंस है जो इंफॉर्मेशन मिलता है, और छोटे बच्चे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो हमारे स्टेट लर्निंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने ओए स्क्रीनिंग और एक सोहम मशीन है जो अभी उसके एक लेवल ऊपर आया है, उसके थ्रू जितने भी बच्चे उस हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ से हमारे सर्विस यूजर सर्विसेज ले रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है। अब स्क्रीनिंग ऐसी कि जैसे हम डेफ ब्लाइंड लोगों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, तो ऐसा है कि जिन बच्चों में हियरिंग की डिफिकल्टी दिख रही, इश्यूज दिखा हमें, वहां डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने हमको रिकमेंड किया, रेफर किया हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को, और वहां से उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा गया कुछ 3-4 महीने के लिए, ताकि उनके विजन स्क्रीनिंग भी फर्दर की जाए कि कोई फर्दर विजन प्रॉब्लम है या नहीं, या बच्चा विजन के साथ जन्म ले रहा है और उसको हियरिंग की कोई इशू थोड़ी सी भी डिटेक्ट हो रही है, तो वो चीजें भी रेफर की जाती हैं। अगर सिंगल डिसेबिलिटी है तो वो दूसरे संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको वो निर्देशित की जाती हैं कि जहां पर जो सिर्फ विजन से रिलेटेड या देखने की समस्या, विकलांगता से संबंधित सुविधाएं दे रहे हैं, या सुनने से सिर्फ संबंधित दे रहे हैं, तो उनको वहां पर दे दी जाती है। देश में अर्ली स्क्रीनिंग के लिए बेसिक प्रोग्राम भी चलाए गए थे बीच में, जहां पर स्क्रीनिंग सेंटर से कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, करंटली जैसे मैं गुजरात में हूँ भी, तो यहाँ पर भी हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मशीन दिए हुए हैं। बट कितनी इफेक्टिवली हो रही है, ये हम जब जाते हैं तब हमें पता चलता है, और उसमें आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है कि एक समय के बाद एक लंबा प्रोसेस चलता है कि 1 महीने बाद वापस जाना है, 2 महीने बाद जाना है, 3 महीने बाद जाना है वापस बच्चे को लेके, कि फर्दर कोई डिफिकल्टी है या नहीं, या एट रिस्क मतलब कि जहां पर हमको लगता है कि अभी जो चीजें थोड़ी सी लग रही हैं या हमको लग रही है कि हो सकती हैं आगे, उस कंडीशन में बच्चे को हम फिर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम असेस करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए हम बुलाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने असेसमेंट के बारे में बताया, तो असेसमेंट करने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, कुछ तैयारी करनी होती है, वो सब क्या होता है असेसमेंट? क्योंकि असेसमेंट के बेस पे ही बच्चे का आगे का प्लान बनेगा, यूजर प्लान बनेगा, उसका सारा कुछ जो भी डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके इंडिविजुअलाइज जो ट्रेनिंग होती है वो उसके लिए, ईडीएल के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है जो हमें उसको लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है उसका? जी सर, यहाँ पर दो प्रकार के असेसमेंट की हम बात करते हैं, एक फॉर्मल असेसमेंट और एक इनफॉर्मल असेसमेंट की बात। आई थिंक श्रीनिवासन सर ने भी इसके बारे में बात की थी। फॉर्मल असेसमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट के साथ, उनके सेटिंग के साथ क्लिनिकली असेस करते हैं, जो क्लिनिकल पार्ट है, एक फॉर्मल असेसमेंट है। इनफॉर्मल असेसमेंट है जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स जो टीचर्स हैं वो एरिया वाइज असेसमेंट करते हैं और फंक्शनली विजन और हियरिंग की असेसमेंट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे कितनी दूरी से क्या
क्या देख पा रहा है, या फिर उसको किस प्रकार के अक्षर, किस प्रकार के वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका एक चेकलिस्ट सेंस इंडिया ने भी डेवलप किया है फंक्शनल असेसमेंट के लिए। तो उससे पहले जो आपका सवाल है सर, कि अक्सर हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों का हमको ध्यान रखकर हम फॉलो करते हैं असेसमेंट के पहले। सबसे पहली चीज कि बच्चे को पहले फेमिलियरिटी, और जो रैपिड बिल्डिंग के जो वर्ड बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, कि बच्चे के साथ रैपो डेवलप करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सोचिए एक बच्चा जिसको देखने और सुनने की स्थिति मतलब समस्या हो रही है, कोई भी अनजान व्यक्ति आकर उसको पकड़े, या किसी, आप भी अगर आंख बंद कर लें और कोई भी आकर आपको पकड़ ले या छुए किसी चीज को, तो कैसे डर जाएंगे आप। तो असेसमेंट प्रोसेस में भी हमको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि पहले के रैपो बिल्ड करना। दूसरा, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं, विजन हियरिंग या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके फैमिलियर पर्सन, मदर, फादर, ब्रदर, स्पेशल एडुकेटर, या कोई भी जो उनके जिनके साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो उनके साथ जाएं और हमेशा उनके साथ रहें, जिससे कि वो बेहतर रिजल्ट मिल पाए। बेहतर हमको जो आउटकम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो जो एनालिसिस चाहिए, असेसमेंट रिपोर्ट, वो हमको मिल पाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सर, सॉरी मैं थोड़ा और टाइम लेना चाहूंगा इस नहीं पर, बिल्कुल लीजिए प्लीज लीजिए सर, क्योंकि ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, कि हमारे देश में बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये आइडिया है कि हमें डेफ ब्लाइंड बच्चों को असेस करना है, किस तरीके से असेस करना है, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उनको बताने में, किस तरीके से बात, जैसे श्रीनिवासन सर बात कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, हम टेक्टाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पिक्चर कितने दूरी से यूज कर रहे हैं, उसके इंटरेस्टिंग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी चीजों पे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, उनको इस बारे में सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही में इनफॉर्मल असेसमेंट, जो फंक्शनल असेसमेंट की बात कर रहे थे, कि स्पेशल एडुकेटर करते हैं। आज हमारे देश में स्पेशल एडुकेटर बहुत कम है जो कि डेफ ब्लाइंडनेस में ट्रेंड हो। हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है डेफ ब्लाइंडनेस की, अपने पहले सेशन में सुना होगा जब अखिल सर और उत्तम सर बात कर रहे थे, तो कितना बड़ा पॉपुलेशन है और हमारे पास गिनती के स्पेशल एडुकेटर्स हैं। और सॉरी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज डेफ ब्लाइंडनेस कोर्स देश में करीब 3 4 5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंस्टीट्यूट थे, जो डेफ ब्लाइंडनेस के कोर्स चलाते थे, जहां से एक्सपर्ट्स आते थे डेफ ब्लाइंडनेस की, कि किस तरीके से असेस करना है बच्चों को, कैसे उनको गाइड करनी है, कैसे उनके लिए प्लान बनाना है। आज सारे कोर्सेज को मिला करके मल्टीपल डिसेबिलिटी का कोर्स बना दिया, चाहे वो सेरेब्रल पॉलिसी हो, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे फिर डेफ ब्लाइंडनेस हो, सबको मर्ज करके बना दिया। तो मैं यही एग्जांपल दूंगा कि हमने एक ऐसा डॉक्टर चुनने की का डिसाइड किया है जो हमारे हार्ट का भी सर्जरी करेगा, जो हमारे ईयर की भी सर्जरी करेगा, जो हमारे किडनी की भी सर्जरी करेगा, सब कुछ करेगा। बिल्कुल तो आपने हम सही कहा कि जिस तरह से काम हो रहा होना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है डेफ ब्लाइंड पर्सन्स की, उस तरह से उतने स्पेशल एजुकेटर उस फील्ड के कोर्स करके नहीं आते। और हम इसको सेंस इंटरनेशनल को सल्यूट करते हैं, और जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, और आप लोगों का इतना बड़ा नेटवर्क आप लोगों ने बनाया, तो हम आपको इस बात के लिए सल्यूट करते हैं कि इंडिया में जो अखिल सर ने और आपकी अखिल सर की टीम, सेंस इंटरनेशनल की टीम जो काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। और इसके बिना हम इंडिया में डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में सोच नहीं सकते। ओवर टू डॉक्टर रेनू मालविया। कुछ सेकंडों के लिए मैम आप चली गई थी, हम लोगों का भी सांस रुक गया था, क्योंकि मैं और जो हमारे उसकी वो है, वो मैम आप हमारे साथ में नहीं थी, लेकिन वो सब टेक्निकल इशू था, वापस से ठीक हो गया है। तो ओवर टू डॉक्टर रेनू मालविया। थैंक यू। बिल्कुल सांस रुकने की बात नहीं थी। जैसे हमारी ब्लाइंडनेस के एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इतने मल्टीटास्किंग, इन्वॉल्व, इंगेज पूरी टीम के साथ चलते हैं, तो एक थोड़ी देर हट भी जाता है तो दूसरी टीम जो है उसको टेक ओवर कर लेती है। दिस इज व्हाट डिसेबिलिटी सेक्टर डज, राइट। और जो अभी रश्मिकांत जी ने बोला है, बिल्कुल ये हमारी मर्जिंग जो हो रही है, ये कहीं पर मुझे ऐसा लगता है
उनकी बात के साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा एक डॉक्टर होता है, वो एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है, एमबीबीएस होता है, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशंस करते हैं। तो क्या हम डिसेबिलिटी में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि एक जनरल तो हो जिसमें सब मल्टीपल डिसेबिलिटी, पर वो लोअर लेवल हो, उसके बाद हमें डेफ ब्लाइंडनेस एक्सपर्ट चाहिए, हमें उसमें फर्दर एक्सपर्टीज चाहिए। So I think we need to do that. And we have such a large population. And of course, Sense India इसका बहुत बड़ा योगदान है। हेलन किलर इंस्टीट्यूट ने बहुत काम किया था, पर आज हम ऑलमोस्ट आई थिंक 80-91 लाख चिल्ड्रन आइडेंटिफाई कर चुके हैं कंट्री में, जो कि डेफ ब्लाइंड है। तो जायज है हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए इस एरियाज में, जिससे कि हमारे पास एक्सपर्ट्स आगे बढ़ते चले जाएं। अब इससे में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है श्रीनिवासन जी, जो पेरेंट्स हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ पेरेंटिंग की कोई वर्कशॉप नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट वर्कशॉप होती है, कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं होती है। आपका बच्चा आया, आप पेरेंट बन गए, आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट कहला गए। और उसके ऊपर अगर आपका बच्चा डेफ ब्लाइंड है तो बड़े चैलेंजेस होते होंगे। तो एज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, what are the type of challenges that you see parents face? If you take in terms of assessment, I would like to just stick with the topic assessment. Yes. There are many challenges they face. One is, suppose that child needs a hearing assessment. So if the child is very young and the child needs BERA, so BERA test need to be done, but we do not have this equipment in all the hospitals, district hospitals. So they need to travel to the big city where this BERA machine is there. Okay, somehow they are reaching to that place by spending time and money. They are reaching, but is that test is successful? It is not going to be successful at the first time itself, because for BERA the child needs to be in a sleeping or not moving stage. It has to be still. The child should not move. So that time the child, obviously when the child is in a new environment, it's in fear, it will not cooperate. So they need to give sedation. So sometimes still they are in that much fear, even the sedation will not work. You give sedation, still the child is awake. So ultimately what happens, the professionals, they are not able to give more time for the child. So their parent has to come back without doing the assessment. So this is one, because of lack of equipment in all the places. Another one is, I would say, like lack of simulation. For such deafblind children, simulation is very necessary. How the test going to be done in the hospital, the same kind of simulation need to be done with the child previously at home, in the home. Okay, make the child lie on the bed. Okay, this is how I'm going to touch your ears. I'm going to put some, you can use even this normal headphone, and I'm putting this in your head, ears. So these kind of sedation simulations you do give. So the simulation activities need to be repeated twice, thrice, or four times. Then the child will be a little bit aware about this kind of activity. As you take the child to the hospital, it will cooperate. The child will cooperate. Okay, they are not going to do anything. Just they are going to make me put on sleep, and then they are going to put something in my ears. So this kind of simulation will definitely helpful to avoid this repetition of doing the assessment. And other thing is, I would say, the additional disability in the in the children, maybe like epilepsy or any other additional disabilities. This makes the assessment more complicated, taking more time. And another one is, I would say, inappropriate result due to lack of time from the professionals, due to lack of awareness. They do not know how to communicate. They may give the wrong result as well. And we have seen some disability certificates which says only one disability, but the child has both vision and hearing हमारी problem. डिसेबिलिटी, हाँ, Yes, ma'am.
the child has both hearing and vision problem, but the disability certificate says only the one disability which is major. Says that. Suppose, yeah, yes, ma'am. Hmm. Suppose the And vision loss उससे is क्या होता much. है? I'm sorry, there is a time delay, I feel. Something. So if there is a total blindness is there, immediately they put only the totally blind. They leave the about hearing. They don't worry about the hearing. But the child is having moderate to severe hearing loss. Here, what happens when the child goes for assistive devices? They get only related to the vision. They do not get anything related to the hearing because their disability certificate doesn't say that the child has hearing disability. It happens vice versa. When the child has profound hearing loss and moderate residual vision is there, the certificate doesn't talk about the residual vision. It talks about only the profound hearing loss. So ultimately, when they go for assisted devices for vision, they do not get it. So these are the challenges at present parents are facing. So much to do, so much awareness to be created at all levels. That means from the grassroots to the experts, to the experts in the field, at the ministry level, at the policy level. And this is very important. So all of you, please welcome to this field and to the disability sector. Next question, Rashmikant ji, ये congenital deafness, acquired congenital deaf blindness और acquired deaf blindness, ये क्या होते हैं और जी मैम। इसका डिफरेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? जी मैम। सबसे पहले ये जो वर्ड है कंजेनाइटल, इस कंजेनाइटल वर्ड सुनने में बहुत ही टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जनरल पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत करती है। मैं इसको सिर्फ एक शब्द में बताऊंगा, जन्म से। जो चीजें जन्म से हैं दैट इज कंजेनाइटल। सो कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो जन्म से ही डेफ ब्लाइंडनेस को साथ लेकर जन्म ले रहे हैं, राइट तो फ्रॉम द उन्होंने फर्स्ट और डे ऑफ कुछ लाइफ। तो उन्होंने और कुछ दुनिया नहीं देखी है। जी मैम, एग्जैक्टली मैम। कोई एक्सपोजर नहीं उनको विजुअली और ऑडिटरीली, सुनकर और देखकर उनको इस पूरे दुनिया के, इस माहौल का एक्सपोजर नहीं मिला। मैं सिर्फ दो चीज बोल रहा हूँ, सुनने और देखने की। बाकी जो अदर सेंसेस हैं उसके थ्रू उनको वो इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं। तो ये कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस और अक्वायर्ड जो आने वाले समय में लाइफ के किसी भी मोमेंट पर हो सकता है, मैं ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी डेफ ब्लाइंड वन डे। एक समय आता है जब हमें देखने और सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और हम उस तरीके बिल्कुल। से हम डेफ ब्लाइंडनेस को अक्वायर कर लेते हैं और धीरे धीरे चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। वो जब मैं कह रहा था ना अभी कि रेसिडुअल विजन की तरह, कि ब्लर विजन हो जाता है बिल्कुल, कितना भी चश्मा ऑपरेशन आप करवा लो, सुनने की क्षमता 2-3 बार 4 बार बोल रहे हैं तब जाके समझ में आती है सुनाई, क्योंकि सारे सेंसेस धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं। तो हम भी एक ना एक दिन डेफ ब्लाइंड होने वाले हैं। तो हर एक सिचुएशन आने वाला है, चाहे इंसान कैसा भी हो, तो ये हमको मानकर चलना है। अब ये भी जानना जरूरी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि अक्वायर्ड और कंजेनाइटल के कारण बहुत सारे हैं। मे बी फर्स्ट सेशन में मेंशन किया गया हो कि कंजेनाइटल में एक सबसे बड़ा कारण रुबेला को माना गया था, जो कि सीधा मेन 2 सेंसेस को इम्पैक्ट करता है। ये हमको जान के रखना होगा। कुछ हेरिडिटरी इश्यूज हैं, सिंड्रोम्स हैं, लक्षण हैं, जिनके कारण भी ये डेफ ब्लाइंडनेस कंजेनाइटल हो सकता है। और अक्वायर्ड भी आपको कई सारे रीजन हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो, सिंड्रोमिक हो, या फिर लक्षण के माध्यम से हो, या फिर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट के कारण भी हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, बहुत सारी चीजें हैं। आपको ड्रग के यूज करने से, ओवर ड्रगिंग से हो सकता है। मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर ड्रग ले रही हैं या मेडिसिन ले रही हैं, उससे हो सकता है फेटस को डायरेक्ट इन्फेक्ट होगा और वो कंजेनाइटल यानी जन्म से वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो मैं यही
चीज रुबेला का मैंने नाम लिया, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि रुबेला एक ऐसा वायरस है, एक बार अगर फेटस में पहुंचा तो सबसे पहले वो आई, ईयर और हार्ट को इम्पैक्ट करता है। ये हमको जानना बहुत जरूरी है। सो वी कॉल रुबेला एज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस। तो ये कहीं पर ये बात भी आती है कि अपने बच्चों, वैसे तो किसी की भी, हमें सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पर बच्चों की कोई भी छोटी सी जब हेल्थ इश्यू होती है उसको इमीडिएट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम। प्रेगनेंसी का तो है ही, पर बाद में भी, जिससे कि ऑनसेट जो है वो तभी रुक सके। हाँ, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात बताई रुबेला की तो स्पेशली, और भी सब चीज़ों का आपने क्लियर हमको कराया कि एक्वायर्ड और कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस में क्या डिफरेंस है। क्या हम जो टेस्ट हैं हमारी इंडियन पॉपुलेशन, हमारा इंडियन डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। हमारे अपने कुछ असेसमेंट टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, या जो ग्लोबल हैं उन्हीं के थ्रू करना पड़ता है हमें? सो मैम, अभी असेसमेंट टूल की जब हम बात कर रहे हैं, असेसमेंट टूल्स जनरली हम यूज करते हैं जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं, 23 एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं। क्लिनिकली तो हम सब जानते हैं और उन सारे पे चर्चा करते हैं, बट फंक्शनली असेसमेंट के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो अभी यूज कर रहे हैं, जो डेफ ब्लाइंडनेस के लिए है, ग्लोबली यूज भी किया जाता है। क्लियर अजूजा एक स्केल है, CALLIER अजूजा स्केल, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनके डेवलपमेंटल एरियाज को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्ट्रैटेजी है स्पेशल एजुकेशन फील्ड में जिसको कहते हैं टास्क एनालिसिस, जो स्टेप वाइज चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सेम चीज मिरर के तौर पे क्लियर एजुजा स्केल में दिखता है, जो दो भाग में बटा हुआ है। दो भाग में बटा हुआ है इन द सेंस, जब मैं बात कर रहा हूं तो एक है क्लियर एजुजा स्केल जी एंड एक है एच। जी जो बात करता है वो डायरेक्शंस की बात करता है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करता है, मोटर डेवलपमेंट की बात करता है, परसेप्चुअल एबिलिटीज की बात करता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो हम कहते हैं टॉयलेटिंग, बेथिंग, ब्रशिंग, उसकी बात कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सोशलाइजेशन की बात कर रहा है, कितनी चीजें इंक्लूड करता है, और उन सबको टास्क एनालिसिस के तौर पे उसमें एक स्टेप्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली स्केल एच जो है कंप्लीटली फोकस करता है रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटेंशनल कम्युनिकेशन के ऊपर और उसकी रिसिप्रोकेसी के ऊपर बात करता है। तो ये सबसे एक मेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला स्केल है जो डेफ ब्लाइंड फील्ड में यूज होता है। और इसी बेसिस पे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो जो जनरल एरिया, जो हमने 22 एरिया की बात कर रहे हैं, 30 एरिया की बात कर रहे हैं, उसका असेसमेंट भी हम इसी तरीके से करते हैं कि उसके टास्क एनालिसिस कर देते हैं, और उसके बेसिस पे कि कौन से स्टेप में वो पर्टिकुलर बच्चा वो या फिर वो बड़ा हो गया है, अडल्ट है, तो उस हिसाब से उस स्टेज पे हम उसका असेसमेंट कर उसको करंट लेवल और परफॉर्मेंस पे लेते हैं कि अभी उसकी स्थिति है, उसके आगे जो बची हुई चीजें हैं उस पे हमको स्किल डेवलपमेंट करना है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो, जो उनके पास डेफ ब्लाइंड बच्चे पहुंच पाते हैं, उनके नेटवर्क में आ पाते हैं, उनके साथ वो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करें, लाइफ लॉन्ग तक वो चलना चाहिए। और यस इसका मैम। ये भी मतलब है कि फैमिली को कहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है, अब छोड़ो, अब हम वापस नहीं जाएं, अब तो बड़ा हो गया। उसको कॉन्स्टेंटली एक हैंड होल्डिंग चाहिए। एग्जैक्टली हॉस्पिटल का मैम। मेरा कनेक्शन हमेशा ही रहना है जिससे कि मैं हेल्दी रहूं। तो इसी तरीके की कोई बात मुझे लगता जी है जो जी मेरे मैम। दिमाग में आ रही जी है। मैम, एक लाइन मैं कोट करना चाहूंगा मैम, जो हमेशा आप हम डिस्कस हम्म, करते हैं और हम स्पेशल एजुकेशन फील्ड में यूज करते हैं कि असेसमेंट इज एन इन ऑनगोइंग प्रोसेस, निरंतर जी। चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है हमारे जीवन में। स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशन में, किस स्टेज में चीजें कैसे बदलेंगी, उसको हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वेरी करेक्ट। Just, यस just सर। I would like to include one more thing in this related to this question. This is not an assessment tool, but this is an assessment method is there
which is developed by late Dr. Ian Van Dyke, father of Okay. deafblindness, Yes, who yes. brought the child-guided assessment. Hmm. So this speaks about like whatever the child is doing, you repeat the same thing. Suppose the child is rocking and making some sound, some different sound, as a sir, we also do the same thing, rock, we also rock and do the same kind of sound, produce same kind of sound, or do the same kind of action what the child is doing. So the Hmm. child will be attracted, and then a child will be gradually listening to us, and we will be seeing how the child, whatever the way the child guides, we will follow the child and do the assessment. Hmm. So this gives you the very exact stage where the child is there. So which includes also there is one thing like problem solving. How does the child solves the, when there is a problem? How does the child solve? Whether the child solves the problem or not. Simply you just keep a glass upside down and see Hmm. what the child does. Whether the child takes the glass straight and Hmm. then tries to take the glass to the mouth, it's a Hmm. problem solving skill is there with the child. So this talks about, obviously this talks about the cognition. Okay, this much cognition the child has. So this kind of child guided assessment also, it is widely followed in many places. So you become an expert more you are in the field, and no theory book can actually tell you which is the most effective way of assessment, isn't it? So, and एक और बड़ी क्वेश्चन मेरे मेरे दिमाग में आ रहा है कि बहुत सी बार क्या होता है, फादर कहेंगे आके कि ये तो मम्मी की बात सुनता है, ये मेरे जानबूझ के Uh-huh. नहीं सुनता। मदर कहती है तो पापा की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तो क्या बच्चे इतने शैतान होते हैं या कोई और वजह है? Is Rashmikant, the would you like to pitch, take it? uh, there are variations in pitch or something? Yeah. यस मैम। ये चीज़ अक्सर हमारे सामने आती है, देखने को मिलता है कि हाँ, मेरे पिता की बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मम्मी की बात पे रिस्पॉन्ड करता है, या पापा की बात सुन करके, आवाज़ सुन करके वो बहुत रिस्पॉन्ड कर देता है या कर देती है। ये सिचुएशंस आते हैं मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच ऑफ साउंड जो है, अगर आप पापा के साउंड देखें तो थोड़ा ये लो पिच साउंड है, और मदर के साउंड हो सकते हैं हाई पिच साउंड है, या वाइस हाई वर्सा भी पिच। हो सकता है। हाँ। एग्जैक्टली मैम, मतलब ऊंची आवाज, एक तीखी आवाज कहते हैं, जैसे बहुत तेज आवाज आई हमारे कानों तक पहुंच जाती है, और एक एक भारीपन होती है आवाज में। तो बच्चों में ये समस्या आती है, जहां पर जो लो पिच साउंड है वहां पर उनको सुनने में समस्या आती है, और अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि अरे, मेरी बात तो नहीं सुन रहा है, ये मम्मी की सिर्फ सुनता है। तो ये सिचुएशंस भी आते हैं जहां पर पेरेंट्स के साथ ये कंडीशन कि हाँ, ये तो मेरी बात नहीं सुनता है, ये सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता है, पापा से बहुत डरता है, मेरे से नहीं बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं हाँ। ये सारी चीजें इस बीच में आती हैं। क्या तो फिर श्रेणी सर? पेरेंट्स को बताना पड़ता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही की आवाज जो है भारी भरकम है, या मम्मी की आवाज जो है वो इतनी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, तीखी कहते हैं, क्या ठीक कहते है, हैं? तीव्र बोल हाँ, सकते हैं, तीव्रता बोल सकते हैं हाँ। उसके, हाई पिच तो वो साउंड जिसको कहते हैं, High एग्जैक्टली frequency, low frequency. लो लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो उसके लिए। ओके। और उन लोगों को लगता होगा कि एक पर्सनल डायमेंशन पे बात चली जाती है जो कि बड़ी टेक्निकल इश्यूज है, तो ये यस भी मैम। बड़ी सारी चीजें आपको समझानी पड़ती होंगी। तो इससे मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, और बहुत सारी कोई आप श्री वासन जी, कोई एक लास्ट बात जो आप ऑडियंस को कहना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं? See, as we are going, I would say that there are policies are made and policies are there in action, but हम्म। many professionals are not aware, especially the professionals who are certifying the children with disabilities. They are not aware about that, these policies, or they are not implementing these things in, when they are certifying. Especially हम्म। when I say for MD, multiple disability, there is a formula to give certification for MD, but we do not see that in any of the disability certificates. They simply, some certificate it says simply, okay, this much 80 percentage loss in vision and 70 percentage loss in hearing, but together what is the result? How much is the loss? We, but there is a yeah, policy says there is a formula is there.
for calculating multiple disability. A plus B in within bracket 90 minus A divided by 90. This is the formula. This formula need to be used by the professionals to certify the children with multiple disabilities. But these things are not there in the field at present. Practice. So the onus, a little mistake by me, the expert, leads to a a entire life shattering Exactly. mistake for the child. So बड़ा ज्यादा onus है मेरे ऊपर as an expert. So let's be very careful with that when we are giving those assessments. Rashmikant ji, आप क्या कहेंगे? जी Last मैम। parting. एज ए स्पेशल एजुकेटर मैं इस चीज़ को रखना चाहूँगा पहले, क्योंकि हम बधिरान बच्चों के साथ, डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। असेसमेंट जो है उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लिनिकल असेसमेंट हो रहा है या फंक्शनल असेसमेंट, बिकॉज इट टेक्स टाइम। श्रीनी सर ने मेंशन किया कि 2 वीक कम से कम चाहिए होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड कि वो कितना टाइम लेता है, उसकी सिवियरिटी क्या है, डिसेबिलिटी की, डेफ ब्लाइंडनेस की सिवियरिटी क्या है, किस कंडीशंस में है, किस एनवायरनमेंट में है, और क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, और जल्दी जल्दी किसी चीज़ को करना मतलब you will not get result in one day. It takes time. Be patient. And even in the clinical assessment, I request all the doctors, if they are attending or listening to me, yes, please read about deaf blindness. Please try to communicate with them. Try to learn things so that how so that we can identify more and more deaf blind person. And last the point, important means need of expert on deaf blindness in the field, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, सर्टिफिकेशन सिर्फ डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना ही नहीं, असिस्टिव डिवाइस को नहीं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 1% ऑफ रिजर्वेशन जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर है, उसमें साफ मेंशन किया गया है कि 1% ऑफ डिसेबिलिटी इन half percent of Yes. disability, including persons with deaf blindness, will get reservation in the jobs. इवन और एक आरपीडब्ल्यू, यस मैम, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की उस डेफिनेशन के अंदर भी स्पेसिफिकली डेफ ब्लाइंडनेस वर्ड का यूज किया गया है, सो व्हाई नॉट ऑन द बहुत सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हम लोगों को बताई कि उनके लिए अब अभी हम सुन रहे होंगे तो लगेगा 0.5%, पर 0.5% में जो इंडिविजुअल्स आते हैं दे बिकम रोल मॉडल्स फॉर अदर्स। उनका कॉग्निशन में इश्यू नहीं है, तो why should not they be given those privileges, those positions? And so that's a very important thing. तो Yes, बड़ा ma'am. सारा One more, bonus। yeah, Yes sir, one more thing yes I sir. would like to mention here, like when there is no certification like MD, and only one disability, hearing impaired or visually impaired, and this reservation they face lot of competition. There are huge number of persons with visual impairment, huge number of persons with hearing impairment with more educational qualification. So the competition for this multiple disability or deaf blindness increases. There is 0%, no chance for them to get any, even there is a reservation. So that much certification is important. When you make the certification as MD, then he this 1% within this one particular competition is very less. सो जब तक वो लोग, इसलिए उनको कंपटीशन लेस है, और जब वो आएंगे फील्ड में, जब वो रोल मॉडल्स बन पाएंगे, तो एक समय ऐसा भी हो सकता आएगा कि जब उन लोगों को कंपटीशन की जरूरत, उनको रिजर्वेशंस की भी जरूरत नहीं होगी। आप जेंडर में आप देखिए, इस समय पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज में वो एक रिजर्वेशन होता था गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, आजकल उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या बॉय स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, या उनके पास जो उनके एकेडमिक एडवांटेजेस थे वो कम हो गए हैं? फील्ड्स ही इतनी सारी बढ़ गई हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसी जॉब्स होंगे जो कि डेफ ब्लाइंड के लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगे, और उसमें हो सकता है और लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। तो it is letting the field open up as much as possible. Let everyone be there. So there is no power struggle, there is space for everyone under the sun. And with that, thank you both,
our experts Rashmikant ji and Srinivasan ji. Thank you, ma'am. I pass on the mic, the virtual mic, to Kabir Siddiqui for the formal vote of thanks. थैंक यू मैम। जैसा कि आपने कहा और कि इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज के एक्सपर्ट्स के साथ इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर, क्योंकि असेसमेंट वो चीज़ होती है, हमने वो जाना जो हम पहले से थोड़ा सा जानते थे कि असेसमेंट करके एक उसका प्लान बनाया जाता है, लेकिन आज हमने जाना कि असेसमेंट के ऊपर बेस कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से असेसमेंट किया जाता है, कैसे असेसमेंट के टाइप्स होते हैं और क्या असेसमेंट में प्रिकॉशन लिए जाते हैं असेसमेंट के साथ में। और जिस तरह से रश्मिकांत जी ने और श्रीनिवासन जी ने हमें इस तरह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में इस तरह से एक्सप्लेन करना, ये प्रोग्राम आप लोग बार बार देखें। मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगा, ये प्रोग्राम जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको नॉलेज बढ़ेगी। खाली इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, और जो हमारे प्रोग्राम है वो अलग की बात है। ये जो प्रोग्राम है इसमें जितने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को, उसके लिए हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं। वॉइस फॉर एबिलिटी का पर्पस यही है कि हम एक कड़ी बने बीच में, जो एक्सपर्ट्स हमारे हैं जो मेन स्ट्रीम में लाके उनको लोगों के पास लेके आए। और ये बड़े दुख की बात है कि अभी हमें, और ये इसके ऊपर सेंस इंडिया इंटरनेशनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि जो डेफ ब्लाइंडनेस पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखें कि डेफ ब्लाइंडनेस पे फिल्म्स भी बन रही हैं, जैसे कि ब्लैक बनी थी और भी फिल्म्स बनी, उसके द्वारा भी लोगों को पता चला डेफ ब्लाइंडनेस है क्या। और जैसा रश्मिकांत जी ने कहा, मैं उस बात से सबसे ज़्यादा सहमत हूँ कि हमें इसमें ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, जो डेफ ब्लाइंडनेस को आगे लेके जाएं, और जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश जाएगा कि वो लोग इस टॉपिक को भी चूज कर सकते हैं, ना कि ऑटिज्म या और भी मैं कोई डिसेबिलिटी में कोई अलग वो नहीं करना चाहता, ग्रुप नहीं बनाना चाहता, लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो एक अपने आप में, उसको अभी और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि काम चल रहा है। और उसी के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इतना अच्छा वो बताया, और हम हमेशा ये चाहेंगे कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे आपसे बात करते रहें। आप लोग हमारे ऑडियंस के लिए 9 जुलाई को फिर से हम सेंस इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स के साथ में 4th वेबिनार में होंगे, जिसका टॉपिक होगा जॉब मार्केट एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फॉर द डेफ ब्लाइंडनेस, द रियलिटी पॉसिबिलिटी। और अपनी डेट को सेव कर लीजिएगा, डेट सेव कर लीजिएगा। और 11:30 बजे फिर से डॉक्टर रेनू मालविया, आपका ख़ास तौर से धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने इतने अच्छे क्वेश्चन बनाए, इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके, इतना रिसर्च करके आपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया। वॉइस फॉर एबिलिटी हमेशा आपके इन्हीं चीज़ों को लेके आता रहेगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को फिर मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, 4th वेबकास्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।